हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम पढ़ाएंगे 11th का एक लेक्चर होगा इसमें, और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ाएंगे कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, यानी कि नेचर ऑफ द मैटर एंड देयर मेजरमेंट। एनसीईआरटी टॉपिक होगा, आप अपने बुक में देख लीजिएगा कि नेचर ऑफ द मैटर एंड देयर मेजरमेंट, पदार्थ के गुण और उनका मापन। हिंदी मीडियम की बैच की भी व्यवस्था है और इंग्लिश मीडियम की भी बैच की व्यवस्था, दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था। ठीक, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ द मैटर एंड देयर मेजरमेंट, पदार्थ के गुण और उसका मापन। तो सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए कि नेचर ऑफ द मैटर एंड देयर मेजरमेंट, यही ना। देखिए, nature of the matter and their measurement ठीक है, their measurement टॉपिक सबसे पहले समझिए कि टॉपिक क्या हमसे पूछ रहा है। नेचर ऑफ द मैटर, नेचर मीन्स प्रकृति, यानी कि पदार्थ की प्रकृति, एंड और देयर उनका, मेजरमेंट और उसका मापन। आप लोग सबसे पहले टॉपिक समझिए कि नेचर ऑफ द मैटर एंड देयर मेजरमेंट, पदार्थ के प्रकृति और उनका मापन, यही ना मेरे पास टॉपिक है। तो अब समझिए कि पदार्थ की प्रकृति और उनका मापन क्या है। सबसे पहले हम हिंदी में समझा देंगे, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। प्रत्येक पदार्थ के पास एक निश्चित गुण होता है कि नहीं, होती है। हर एक पदार्थ के पास क्या होती है, हर एक निश्चित गुण होती है, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। हम सब पढ़ाए कि ठोस के गुण क्या है, तो ठोस क्या होता है, कठोर होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, असंपीड्य होता है, विशाल होता है। द्रव में पढ़ा, द्रव फ्लोटेबल टेंडेंसी रखता है, यह प्रवहन की क्या रखती है, एक आदत रखती है। ठीक, गैस में पढ़ाए हैं कि गैस आर कोलाइड विथ वॉल ऑफ कंटेनर एंड इट इज मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, यानी कि गैस कभी दीवार से टकराती है तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक, और आपको यह भी पढ़ा दिए थे कि गैस मॉलिक्यूल ऑलवेज फ्लो इन एनी डायरेक्शन, या किसी भी दिशा में बह सकती है। आपको यह सब पढ़ा दिए, यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों का अलग अलग मेजर प्रॉपर्टीज है, उनका मेजरमेंट भी अलग अलग है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ द मैटर, पदार्थ के गुण और उसका मापन एंड देयर मेजरमेंट। तो सबसे पहले समझिए कि प्रत्येक पदार्थ के पास एक निश्चित गुण होता है। गुणों के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। एक हमारे पास आ जाते हैं भौतिक गुण धर्म, और दूसरा आ जाते हैं रासायनिक गुण धर्म। ठीक है, तो आप कहिएगा सर भौतिक गुण धर्म क्या है। तो देखिए, भौतिक गुण धर्म सबसे पहले हम कहते हैं किसे, एक वैसा गुण, यानी कि भौतिक गुणधर्म में हम कह सकते हैं एक वैसा गुण which can be observed और measured, जिसे हम माप सकते हैं विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ सबस्टेंस। पदार्थ के रचना, कंपोजिशन मीन्स रचना, यानी कि भौतिक गुण के अंतर्गत एक वैसा गुण आ जाता है, एक वैसा प्रकृति आ जाता है जिसमें हम पदार्थ के गुणों को माप सकते हैं, उनकी कंपोजिशन, रचना को परिवर्तन किए बिना। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक 5 kg का क्या है, या एक सीधा समझ लीजिए, या एक बैग है मेरे पास। ठीक है, बैग है, BAG, एक बैग है, थैला है। इस थैला में कुछ रखा हुआ है। ठीक है, थैला में कुछ भी रखा हुआ है, मान लीजिए सपोज डेट कर लेते हैं।
अब कहेंगे हम आपको इसको मापना है, तो आप कहिएगा ना सर सबसे पहले ये गोल है ना तो एक लंबा बना दीजिए, परपेंडिकुलर बना दीजिए, तब ही मापने में ठीक होगा। ऐसी नहीं होनी चाहिए। यानी कि पदार्थ के संरचना में बिना परिवर्तन किए हुए इसको माप सकते हैं। किसी भी अगर आप जाते हैं चीनी खरीदने तो क्या दुकानदार थैला को लंबा बना देता है, परपेंडिकुलर बनाता है, सिलिंड्रिकल बनाता? नहीं, जिस प्रकार का थैला उसी में माप देता है। तो वही भौतिक गुण में आ जाता है। यानी कि एक वैसा गुण जिसमें पदार्थ की प्रकृति को मापा जा सकता है उनके संरचना के बिना परिवर्तन किए हुए, तो उसे भौतिक गुण कहते हैं, यानी कि फिजिकल गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब कहिए सर तक केमिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? तो द प्रॉपर्टीज व्हिच शोज आवर इफेक्ट आफ्टर द रिएक्शन, एक वैसा गुण शोज में से दिखाती है आफ्टर द रिएक्शन, अभिक्रिया के बाद अपना गुण दिखाती है, उसे ही रासायनिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, रासायनिक गुण कहते हैं। तो द प्रॉपर्टीज व्हिच शोज आवर अफेक्शन आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज द केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसे हम रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। एक वैसा गुण जो अपनी विशेषता दिखाती है, बतलाती है रासायनिक अभिक्रिया के बाद, तब हम उसी को हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो क्या सर एग्जांपल दीजिए। देखिए जैसे कि आपको फीवर हुई तो आप क्या करते हैं, कोई भी फीवर रिड्यूसिंग क्या लेते हैं, दवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, टेक द मेडिसिन फीवर रिड्यूस, यानी कि कोई भी दवा लेते हैं जो आपको बुखार को क्या कर सके, रिड्यूस। ज्यादातर अधिकतर हम लोग पैरासीटामोल लेते हैं। उसके अंदर बहुत से कैटेगरी की दवा है, जैसे कि कालपोल अलग है, उसके बाद चेस्टन कोल्ड अलग है, बहुत से दवा आते हैं। तो कोई भी दवा ले लिए, क्या हम दवा खाएं और तुरंत ही क्या होता है, हमारा शरीर का जो फीवर है, टेम्परेचर है, क्या वो रिड्यूस होता है? नहीं होता, थोड़ी समय लगती है। यानी कि आप कहिए सर समय कहाँ बीता, तो रासायनिक अभिक्रिया होने में बीता, क्योंकि जो हम केमिकल लिए, जो हम ड्रग्स लिए हुआ तो केमिकल का बना हुआ है। अब उस ड्रग्स में हमारे शरीर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया है उसके विरुद्ध कार्य करेगा, तो कार्य करने में कुछ समय तो लगेगा, उसके विरुद्ध कुछ रिएक्शन तो लेगा, तब ना क्या होगा, बाद में रिजल्ट होगा। तो वही होता है कि कुछ अभिक्रिया के बाद रिजल्ट सोच करता है कि अब शुगर क्या हो चुका है, रिड्यूस हो जाता है। तो वही केमिकल प्रॉपर्टीज है कि द प्रॉपर्टीज व्हिच शोज आवर इफेक्ट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, एक वैसा गुण जो अपना इफेक्ट प्रभाव दिखाती है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के बाद, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक गुण कहते हैं। जैसे कि अम्ल है, अम्ल है, आप लोग एसिड पढ़े होंगे 10वां में, अम्ल क्या है, भस्म क्या है, और उसके बाद पढ़ाए होंगे सर जी साल्ट, लवण क्या है। तो जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराते हैं तो साल्ट, तो सीधा साल्ट तो नहीं प्रोड्यूस होगा, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट होने में ना कुछ तो कुछ समय तो लगेगा ही, सीधा तो नहीं होगा। तो वही क्या कहलाता है, रासायनिक गुणधर्म कहलाता है। अब आपको यहाँ तक पूरे समझ में आ गए होंगे, तो हम चलेंगे यह कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार इसका डिवाइड किया गया है। तो यहाँ तक समझ में होंगे, टॉपिक लिख लीजिएगा, नेचर ऑफ द मैटर ऑन देयर मेजरमेंट, पदार्थ की प्रकृति और उनका मापन, नेचर ऑफ द मैटर एंड देयर मेजरमेंट, पदार्थ की प्रकृति एंड उसका मापन, पदार्थ की प्रकृति और उसका मापन। ठीक, लिखिए आंसर में लिखिए, एवरी सबस्टेंस, एवरी सबस्टेंस have definite properties, ठीक है, on the basis of properties, यानी कि प्रकृति के आधार पर, मैटर आर क्लासिफाइड, मैटर आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, मैटर आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। ठीक है, क्या कह रहा है,
एवरी सबस्टांस हैव डेफिनिट प्रॉपर्टीज, प्रत्येक पदार्थ के पास निश्चित गुण होता है। डेफिनिट मीन्स निश्चित और प्रॉपर्टीज मीन्स गुण, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, गुण के आधार पर या गुण धर्म के आधार पर मैटर आर क्लासिफाइड, क्लासिफाइड मीन्स बांटा गया, विभाजन करना, तो मैटर आर क्लासिफाइड पदार्थ को बांटा गया है इनटू माने टू, इनटू माने में, और टू ग्रुप माने दो ग्रुप में, दो समूह में बांटा गया है। तो आप कहिएगा सर उसका नाम पहले हमको बताइए, तो लिखिए पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और दूसरा लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। फिजिकल को कहते हैं, हिंदी वाले समझ लीजिएगा, फिजिकल को कहते हैं भौतिक गुण। क्या कहते हैं? भौतिक गुण धर्म, गुण धर्म, ठीक है। इसको कहते हैं रासायनिक गुण धर्म। क्या कहते हैं? रासायनिक गुण धर्म, ठीक है, रासायनिक गुण धर्म। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, या तो फिर आप डिफिनीशन समझिए कि एवरी सबस्टांस हैव डेफिनिट प्रॉपर्टीज, प्रत्येक, एवरी मीन्स प्रत्येक, ठीक है, एवरी मीन्स प्रत्येक, ठीक है, और सबस्टांस मीन्स पदार्थ या द्रव्य, पदार्थ। हैव मीन्स रखना, इंग्लिश वाले सर पढ़ाए होंगे, और डेफिनिट मीन्स निश्चित, निश्चित, ठीक है, और प्रॉपर्टीज मीन्स गुण। यानी कि एवरी सबस्टांस हैव डेफिनिट प्रॉपर्टीज, प्रत्येक पदार्थ रखते हैं निश्चित गुण, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस मीन्स होता है के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस मीन्स के आधार पर, ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि गुण के आधार पर मैटर आर क्लासिफाइड, मैटर को बांटा गया है इनटू टू ग्रुप, दो समूह में बांटा गया है। पहला मेरे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म, और दूसरा है रासायनिक गुणधर्म। तो यहाँ तक हम समझते होंगे कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कहिएगा सर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले आप बताइए, तो 2 मिनट रुक जाइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज के भी बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ मिटा देते हैं इसको। अब लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। अब लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज एक में, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए आंसर। द प्रॉपर्टीज एक वैसा गुण properties which can measured and are expressed the properties which can measured and expressed, या फिर absorb भी लिख सकते हैं। the properties which can measured and expressed without changing the composition of substance, पदार्थ के संरचना को बिना चेंज हुए क्या कर सकते हैं, उससे मेजर माप सकते हैं, व्याख्या करना। यानी कि द प्रॉपर्टीज विच कैन मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ सबस्टेंस, देन द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कहलाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या कहलाता है? फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी दिखता होगा यहाँ तक, फिजिकल PERTIES,
ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी फिर से समझिए। द प्रॉपर्टीज एक वैसा गुण which कैन मीन्स सकना, which मीन्स जिससे, जिसको। तो द प्रॉपर्टीज which कैन measured, जिसको मापा जा सकता है, एंड एक्सप्रेस्ड और व्याख्या किया जा सकता है, विदाउट चेंजिंग बिना परिवर्तन के, द कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस। इंग्लिश वाले सर फिर पढ़ाएंगे, कंपोजिशन मीन्स रचना, यानी कि पदार्थ के रचना या फिर संरचना को बिना परिवर्तन किए हुए मापा जा सकता है, तो वही गुण क्या कहलाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। तो द प्रॉपर्टीज व्हिच कैन मेजर्ड और एक्सप्रेस्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस, यानी कि फिर से समझिए, द प्रॉपर्टीज एक वैसा गुण व्हिच कैन मेजर्ड, जिसे मापा जा सकता है, मेजर्ड मीन्स मापना, ठीक है, एंड एक्सप्रेस मीन्स व्याख्या करना, विदाउट चेंजिंग, विदाउट मीन्स के बिना, और चेंजिंग मीन्स परिवर्तन, बिना परिवर्तन के, द कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस, कंपोजिशन मीन्स रचना, ऑफ मीन्स का, सबस्टांस मीन्स पदार्थ, यानी कि पदार्थ के रचना में बिना परिवर्तन किए हुए उनको व्याख्या किया जा सकता है, उनको मापा जा सकता है। तो इस प्रकार के गुण को ही फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिर से समझिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, आप कहिए सर एग्जाम्पल इसका बताइए, डिफिनीशन हम पूरा समझ गए। तो देखिए इसका एग्जाम्पल होगा मास, मास होगा, बता रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए। देखिए एग्जाम्पल इसका कौन कौन होगा, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इसका मास होगा, लेंथ होगा, ठीक है, मास होगा, लेंथ होगा, वॉल्यूम होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, या फिर सीधा टेम्परेचर, यह भी लिख सकते हैं, सीधा टेम्परेचर। यही फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बहुत से है, ठीक है, जिससे यानी फिर से समझिए, द प्रॉपर्टी एक वैसा गुण व्हिच कैन मेजर्ड, जिसे मापा जा सकता है, एंड एक्सप्रेस्ड व्याख्या किया जा सकता है, विदाउट चेंजिंग बिना परिवर्तन के, द कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस पदार्थ में बिना परिवर्तन के पदार्थ के संरचना में बिना परिवर्तन के ही मापा जा सकता है, देन इट इज कॉल्ड कहलाता है, देन इट इज कॉल्ड कहलाता है क्या, तो वही कहलाता है फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक। मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, तो आप कहिएगा सर हम मास है, तो मास मीन्स द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम किस प्रकार चेंज न कर सकते, हम माप ना सकते। देखिए अगर आपको एक लकड़ी का टुकड़ा दे दिया जाए, ठीक है, तो आप सीधे उसको जनरली भी माप सकते हैं, क्या जरूरी है उसको काटने की, कोई काटने की जरूरत है कोई नहीं, उसको आसानी से हम क्या करेंगे, हम अपने इंस्ट्रूमेंट पर, यानी कि उसे हम अपने इक्विपमेंट्स पर क्या करेंगे, उसको बैठा देंगे और वेट मेजर कर लेंगे, कितना केजी का, 10 केजी है, 15 केजी है, 20 केजी है। टेम्परेचर है, अगर आपके शरीर का टेम्परेचर है तो आपको बैठा देंगे, आप मापेंगे तो ये उतने होगा, ठीक है, और आपको खड़ा भी कर देंगे और मापेंगे तब पर भी आपके शरीर का तापमान उतना ही होगा। तो वही तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक वैसा गुण जिसे मापा जा सकता है पदार्थ की संरचना में बिना परिवर्तन किए बिना, तो वह क्या कहलाता, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ाएंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, रासायनिक गुण। सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम पढ़ाएंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक। कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब पढ़िए कि केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ये अब केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। दूसरा है मेरे पास केमिकल प्रॉपर्टीज, यही ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। पढ़िए पहले द प्रॉपर्टीज, which shows our affection
आफ्टर द केमिकल रिएक्शन is called chemical property, is called chemical pro। समझिए अब क्या है। द प्रॉपर्टीज एक वैसा गुण which shows मीन्स दिखाना। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा मीनिंग, जो ना मालूम हो उसे लिख लीजिएगा कि सोज मीन्स दिखाना, ठीक है। तो which सोज जो दिखाता है आवर एफेक्शन, आवर नहीं आवर, आवर गलत है यहाँ, ओन लिख दीजिए। ओन मीन्स अपना, OWN ओन, ओन मीन्स अपना, ठीक है। तो which shows affection यह भी लिख सकते हैं, जो अपना प्रभाव दिखाता है, जो प्रभाव दिखाता है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के बाद। सीधा ओन न देंगे तब पर भी काम चलेगा, जितना ज्यादा सरल क्या करेंगे डिफिनीशन देंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। द प्रॉपर्टीज एक वैसा गुण which shows जो दिखाता है अफेक्शन प्रभाव आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के बाद, इज कॉल्ड कहलाता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिर समझिए, द प्रॉपर्टीज एक वैसा गुण which shows, shows मीन्स दिखाना, जो दिखाता है, अफेक्शन मीन्स प्रभाव, आफ्टर मीन्स के बाद, द केमिकल रिएक्शन यानी कि एक वैसा गुण जो अपना अफेक्शन प्रभाव दिखाता है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के बाद, इज कॉल्ड कहलाता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो आप कहिएगा सर इसमें होगा क्या एग्जांपल, तो इसमें होगा बेस होगा, BASE बेस मीन्स क्षार, ठीक है। उसके बाद साल्ट होगा, ठीक है, साल्ट होगा। उसके बाद लिखिए एसिड होगा। उसके बाद लिख लीजिए मेडिसिन होगा, मेडिसिन मीन्स दवा, यानी कि द प्रॉपर्टीज एक वैसा गुण which shows जो दिखाती है अफेक्शन प्रभाव, प्रभाव, ठीक है। अफेक्शन मीन्स प्रभाव, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के बाद, इज कॉल्ड कहलाती है केमिकल प्रॉपर्टी। एसिड बेस एंड साल्ट। आप कहिएगा सर जी डिफिनीशन आप रटी रटाई बात बता रहे हैं, हमको एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दीजिए। तो फिर हम दे रहे हैं, अगर आपको फीवर हुई, ठीक, तो आप क्या करते हैं, तुरंत दवा लेते हैं, मेडिसिन का उपयोग करते हैं। तो क्या दवा खाने के तुरंत क्विकली इसेंशियली आपका जो फीवर होता है रिड्यूस होता है? कहिएगा सर नहीं, 2-3 घंटा बीत जाते हैं, आफ्टर द 2 and 3 आवर द फीवर इज रिड्यूस, यानी कि 2-3 घंटा बीतने के बाद सर फीवर रिड्यूस होता है। तो आप कहिएगा सर ऐसा काहे होता है? क्योंकि जो भी हमने दवा खाई वह तो सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रिया करेगा। तो कहिएगा क्यों करेगी अभिक्रिया, सीधा क्यों नहीं ये किल्ड करेगी? नहीं, अगर विदाउट अभिक्रिया के ये सीधा आक्रमण करेगी तो यह जिसमें जो हमारे लिए जो लाभकारी है उसको भी मार सकती है और हानिकारक को भी मार, तो हम तो और बीमार हो जाएंगे। लेकिन यह चुनकर जानकर समझकर मारती है कि किसको मारना है ताकि फीवर रिड्यूस, तो इसीलिए कुछ समय लेती है। तो आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, तो उस समय में होता है, वह समय खाली नहीं जाता है, उस समय में रासायनिक अभिक्रिया होता रहता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद रिजल्ट सोच करता है कि अब क्या हुआ, बुखार थोड़ा नरम हुआ, नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि वही केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे दूसरा हम कहें साल्ट बनाइए आप, तो आप कहिएगा सर इस साल्ट को हम लोग न जानते हैं, हिंदी में कहते हैं लवण, अब जान गए होंगे। तब तो आपके सर जी पढ़ाए होंगे, जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म के साथ कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है, ठीक है। हिंदी मीडियम पूरा है। तो अम्ल को क्या कहते हैं, एसिड, और भस्म को क्या कहते हैं, बेस। तो साइन ऑफ गिब्स का चिन्ह, लवण को कहते हैं साल्ट प्लस H2O वाटर। आप कहिए सर अम्ल में आप नाम लीजिए, 2-3 गो अम्ल
आपको याद होगा तो नाम लीजिए। तो देखिए यहाँ पे HCl ले लेते हैं आप, प्लस NaOH एक प्रकार का बेस है, ठीक है, या KOH ले सकते हैं, NH4OH लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। तो NaCl एक प्रकार का साल्ट है, ठीक है, रॉक साल्ट, जिसको हम अपने खाने में भी उपयोग करते हैं कि नहीं प्रैक्टिकली। और H2O, तो क्या H2O कैसे बनेगा, तो यहाँ से एगो OH है, यहाँ से एगो H क्या नहीं रहा, यह दोनों एक साथ मिल गया और यह क्या बना दिया, H2O बनाया। तो इसमें क्या लगता है, कुछ समय लगता है तब ये NaCl बनता है, उसी में को कहते हैं, यानी कि समय के बीच केमिकल रिएक्शन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया। तो आप समय होंगे कि आप समझ गए होंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज का, कि द प्रॉपर्टीज विच शोज अफेक्शन आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जो प्रभाव दिखाती है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के बाद, इज कॉल्ड कहलाती है केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ाते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि क्या और इसका मापन। अभी तो केवल प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं, अब इसका मापन चलेगा। मापन पूरा फिजिक्स पर हम पढ़ाएंगे, बेस्ड ऑन फिजिक्स पर है, मापन किस प्रकार मापते हैं। सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट, ठीक। अब पढ़िए कि इसका जो प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी है, मापन किस प्रकार होगा वह पढ़िए, ठीक है। तो मापन में भी हमारे पास सबसे पहले कॉन्सेप्ट आएंगे, तब पर भी हम क्या कर सकते हैं, माप सकते। सीधा हम क्या कर सकते हैं, माप नहीं सकते। तो पहले लिखिए फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। लिखिए द क्वांटिटी एक वैसी राशियां, द क्वांटिटी व्हिच फॉलो फिजिकल रूल एंड रेगुलेशन, the quantity which follow physical rule and regulation and or which have definite measurement and which have definite measurement and numerical value, या एंड इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है, उतना ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है। एंड न्यूमेरिकल वैल्यू दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। पहले समझिए द क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स राशि, ठीक है। तो वही हमारे पास टॉपिक है कि फिजिकल क्वांटिटी। तो आप कहिए सर जी क्या लगी पढ़ा रहे हैं, तो मापन के लिए हम पढ़ा रहे हैं, मेजरमेंट के लिए। हमको क्या आवश्यकता आती है, हम फिजिक्स का चीज उठाते हैं, लेकिन जब हम मापन करेंगे, टेम्परेचर को किस प्रकार माप, मास को किस प्रकार, लंबाई को किस प्रकार, हम वॉल्यूम को किस प्रकार मापेंगे, उसके लिए सबके हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे समझिए द क्वांटिटी एक वैसी राशियां which follows, follow means पालन करना, पीछा करना, फिजिकल रूल एंड रेगुलेशन, फिजिकल रूल मीन्स भौतिक के नियम, एंड रेगुलेशन मीन्स विनियम, ठीक है। एंड which have the definite measurement, और जिसका एक निश्चित मापन होता है, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, और संख्यात्मक मान होता है, दैट क्वांटिटी। तो इस प्रकार की जो राशियां है इस कॉल्ड कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। तो वह क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। फिर से समझिए द क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स राशि, यहाँ पे लिख लीजिए अगर ना समझ में आता है, ठीक है।
क्वांटिटी मीन्स होता है राशि, ठीक है, क्या होता है, राशि। आपके सर जी पढ़ाए होंगे भौतिक राशि, ठीक है, सदिश राशि, अदिश राशि, ठीक है। सदिश में दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे, लेकिन अदिश में केवल क्या होंगे, मैग्नीट्यूड होंगे, तो वह अदिश। इस प्रकार आपके सर राशि पढ़ाए होंगे, तो इंग्लिश में क्वांटिटी आ जाता। तो द क्वांटिटी एक वैसी राशियां व्हिच फॉलोज जो पालन करती है फिजिकल रूल भौतिक नियमों का एंड रेगुलेशन और उनके विनियमों का एंड और व्हिच हैव जो रखती है डेफिनिट मेजरमेंट निश्चित मापन एंड यहाँ पे फिर एंड है एंड न्यूमेरिकल वैल्यू जो निश्चित मापन रखती है और निश्चित संख्यात्मक मान भी रखती है एंड ऑल्सो व्हिच हैव डेफिनिट मेजरमेंट एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज कॉल्ड कहलाती है दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इस प्रकार की राशि को ही हम भौतिक राशि कहते हैं। फिर से समझ, द क्वांटिटी एक वैसी राशियां व्हिच फॉलो जो पालन करती है फिजिकल रूल एंड रेगुलेशन भौतिक नियमों का एंड विनियमों का एंड और व्हिच हैव जो रखती है डेफिनिट मेजरमेंट निश्चित मापन एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू और संख्यात्मक मान दैट क्वांटिटी। तो इस प्रकार की क्वांटिटी को क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो आप कहिएगा सर जी इसका एग्जाम्पल दीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो देखिए बाबू यहाँ पे एग्जाम्पल इसका हम लिखते हैं क्या क्या होगा। एग्जाम्पल में लिखिए मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, ठीक है, ईटीसी। तो आप कहेगा सर जी तो मास है तो इसके पास कहाँ डेफिनिट मेजरमेंट है। तो देखिए 10 केजी, 10 क्या है, संख्यात्मक मान है कि नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान। तो आप कहिए सर मेजरमेंट कहाँ है। तो देखिए मेजरमेंट यही केजी है, ठीक है, केजी है। अगर आपको कहेगा कोई 10 चीनी को अगर एक बोरा चीनी दे दिया जाएगा, एक बैग चीनी, ठीक है, 1 बैग आपको शुगर दे दिया, अगर आपको कहेगा मापने के लिए तो आप उसको किस चीज में मापिएगा, यूनिट में, उसको केजी में मापिएगा कि उसको आप क्विंटल में मापिएगा। जितना बड़ा इकाई होगा उतना ज्यादा में मापेंगे, अगर ज्यादा चीनी होगा तो क्विंटल में माप देंगे और कम होगा तो केजी में मापेंगे। अब इसको आप दूसरा चीज में नहीं ना माप सकते, तो केजी है, किलोग्राम। तो यह क्या है, मेजरमेंट है, एक मापन है। तो आपका यह है ना कि सर जी 10 केजी हमारे पास चीनी है, यानी कि 10 एक संख्यात्मक मान है, केजी क्या है, उसका मेजरमेंट है, मापन है। तो वही कहता है व्हिच हैव जो रखता है डेफिनिट मेजरमेंट निश्चित मापन एंड न्यूमेरिकल वैल्यू और संख्यात्मक मान। 10 निश्चित है कि नहीं कि आपके पास 10 केजी ही चीनी है और 10 केजी आप कहेंगे केजी क्या है, तो केजी ही तो मेजरमेंट है भाई, मापन मेरे पास तो केजी ही तो है। तो आप तो पहचान लेंगे हम किस प्रकार मापेंगे। तो वही कहता है फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी एक वैसी राशियां व्हिच फॉलो जो पालन करती है फिजिकल रूल एंड रेगुलेशन भौतिक नियमों का और उनके विनियमों का एंड और व्हिच हैव जो रखती है डेफिनिट मेजरमेंट निश्चित मापन एंड और द डेफिनिट मेजरमेंट एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू और संख्यात्मक मान इज कॉल्ड कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। तो वह क्या कहलाती है, भौतिक राशियां। जैसे कि आपको हमने दिया 10 केजी, ठीक है, या मैं दुकानदार बना, यहाँ पे दुकानदार 10 केजी चीनी दिया, तो आप कहिएगा तो कितना केजी है, तो हम कहेंगे 10 केजी। तो इसमें 10 क्या है, एक संख्यात्मक मान है, यानी कि क्वांटिटी है कि नहीं, 10 क्या है, संख्यात्मक मान, और केजी लगा यानी कि उसमें मापे तब तो केजी बना। उसमें अगर उसमें हम केजी में मापे, मास को केजी में मापते हैं, क्या मास को कभी लीटर में मापेंगे। आपका अगर द्रव्यमान, आपका भार 40 केजी है, अगर आपको कहेंगे ना आप 40 लीटर के हैं, तो ये गलत बात है कि नहीं। यानी कि केजी को, द्रव्यमान को हमेशा और हमेशा केजी में मापेंगे। अगर आपके पास 5 लीटर क्या है, पानी है, आपको हम कहेंगे 5 केजी पानी है, गलत है, क्योंकि भाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम को तो लीटर में न मापा जाता है। सब चीज के अलग अलग क्वांटिटी है, एक ही चीज के में मेजर कर दे तो वह सब गलत है। आपके पास अगर बुखार है तो आपको कहेंगे आपको अभी 97 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर, आपको कह देगा अगर 97 किलो आपका
टेम्परेचर तो सही होगा नहीं, तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि सबके लिए अलग अलग मेजरमेंट है। टेम्परेचर के लिए केल्विन है, सेल्सियस है, फारेनहाइट है यूनिट है। मास के लिए केजी है, ग्राम है, मिलीग्राम है, क्विंटल है, मेट्रिक टन है। वॉल्यूम के लिए लीटर है, मिलीलीटर है, यह सब है। हाइट के लिए मीटर है, हाइट के लिए क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, यह सब है। किलोमीटर है, यह सब हाइट सबके लिए अलग अलग है। तो वही फिजिकल क्वांटिटी कहता है। द क्वांटिटी एक वैसी राशियां व्हिच हैव, जो रखती है डेफिनिट मेजरमेंट एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू, जो निश्चित संख्यात्मक मान रखती है और मापन रखती है। एंड और व्हिच फॉलो, जो पालन करती है फिजिकल रूल एंड रेगुलेशन, भौतिक नियमों का और उनके विनियमों का, इस कॉल कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशि कहलाती है। यहाँ तक सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ाएंगे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के कितने प्रकार है। ठीक, यहाँ तक स्क्रीनशॉट सबसे पहले कर लीजिए, कर ली हुईगा। अब पढ़िए कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चाहे इसी में पढ़ा देते इससे कोई दिक्कत नहीं मिटा देते। ठीक, अब पढ़िए टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के प्रकार। अब पढ़िए टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल भौतिक राशि के प्रकार। फिजिकल क्वांटिटी के कहते हैं भौतिक, ठीक है। आपको फिजिकल को कहते हैं भौतिक और क्वांटिटी के कहते हैं राशि, लिख लीजिएगा। यानी कि पूछ रहा है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के प्रकार। आंसर लिखेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के दो प्रकार है। ठीक है, आंसर लिखिए देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के दो प्रकार है। ठीक है, तो आप कहिएगा सर पहला कौन है, तो पहला लिखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको फंडामेंटल के कहते हैं मूल भौतिक राशि। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशि। फिजिकल को क्या कहते हैं, फिर भौतिक, और क्वांटिटी को कहते हैं राशि। तो इसको कहते हैं मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल, FUNDAMENTL, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा आ जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इसको कहते हैं आधारी भौतिक राशि। ठीक है, डिराइव्ड को कहते हैं आधारी। ठीक है, आधारी या व्युत्पन्न दोनों कह सकते हैं। फिजिकल को फिर कहेंगे भौतिक, और इसको कहते हैं क्वांटिटी को राशि। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि कोई पूछेगा टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के कितने प्रकार है, आप कहिएगा देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के दो प्रकार है, पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मूल भौतिक राशि, और दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं आधारी भौतिक राशि। तो यह हिंदी सब पूरा लिख लिए होइएगा। ठीक है, और हिंदी लिख लिए होइएगा तो इसको हम पे और सटाते हैं थोड़ा, इसको और यहाँ पे थोड़ा सटा देते हैं। दूसरा लिखिए डिराइव्ड, यही नहीं था, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब कहिए सर जी फंडामेंटल क्या है, तो लिखिए पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको कहते हैं मूल भौतिक राशि। ठीक है, लिखे द क्वांटिटी या द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी
which is independent पेंडेंट, जो स्वतंत्र होती है, ठीक है, which is independent, the physical quantity which is independent and expressed and measured, which can express and measured in own terms, in their own terms, ठीक है, own term is called fundamental physical quantity. समझे, द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट, जो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट मीन स्वतंत्र होती है। द फिजिकल क्वांटिटी, एक वैसी भौतिक राशि, व्हिच क्वांटिटी मीन्स भौतिक राशि, व्हिच इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मीन स्वतंत्र होती है, एंड और which can express and measured, जिसे व्याख्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है, in their own term, उसके अपने ही पदों में, ठीक है। और own means अपना, WOWN, own means क्या होता है, अपना, उसके अपने ही पदों में क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। टर्म मीन्स पद, अपने ही पदों में मापा जा सकता है, इज कॉल्ड कहलाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिर से समझिए, कोई आपको पूछेगा कि मूल भौतिक राशि क्या है, उसको अभी इंग्लिश में कहिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो कहेगा यस, तो हम सीधा कहेंगे द फिजिकल क्वांटिटी, एक वैसी भौतिक राशियां which is independent, जो स्वतंत्र होती है, which can express and measured, जिसे व्याख्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है, in their own term, अपने ही पदों में मापा भी जा सकता है, is called कहलाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो वह क्या कहलाता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है, मूल भौतिक राशि कहलाता है। फिर से समझ, द क्वांटिटी, एक वैसी राशि which is independent, जो स्वतंत्र होती है, which can express and measured, जिसे मापा जा सकता है, in their own term, अपने ही पदों में, तो is called कहलाती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब इसके नीचे से लिखिएगा, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इससे नीचे से लिख लीजिएगा एरो देकर, देयर आर 7 फंडामेंटल, चाहे एग्जाम्पल लिख लीजिए पहले। आप कहिए सर जी एग्जाम्पल क्या क्या होगा, तो देखिए बाबू, इसमें मास होगा, टाइम होगा, टेम्परेचर होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा लेंथ होगा, और ऊपर लिखा देंगे, ठीक है, ईटीसी कर देंगे। केवल 7 ही होंगे, ईटीसी नहीं, इसमें 7 ही है। ऊपर लिखा देंगे नोट में कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 7 है, ठीक है। तो यही है मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस एंड, और यही तो टाइम, यही 7 है केवल, ठीक है। तो फिर से समझिए, अगर कोई पूछेगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो आप कहिएगा द क्वांटिटी which is independent, which can express and measured in their own terms, is called the fundamental physical quantity। यानी कि एक वैसी राशि जो स्वतंत्र होती है। जैसा आप मान लीजिए आप स्वतंत्र हैं, तो आप क्या होंगे, आप कहेंगे कि हम अपने आप में स्टेबल है भाई, हम स्वतंत्र रहेंगे, हम अपने आप में स्टेबल, हम किसी का गुलाम क्यों बनेंगे। वही का नाम है फिजिकल क्वांटिटी का। कहता है मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं केवल अपने पर भरोसा करता हूँ, दूसरे पर नहीं, इसीलिए मैं केवल अपने जो भी हमारे
क्या है, शाखा ब्रांच है, उसको केवल मैं अपने ही पदों में मापूंगा, दूसरे पदों की हमें आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। तो वही आप वही समझिए प्रैक्टिकली लाइफ में, जैसे कि आप अगर स्वतंत्र रहिएगा तो आप किसी को क्या कहिएगा, हम अपने आप में स्टेबल है भाई, हम स्वतंत्र है, वही क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी है। कि द क्वांटिटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट, एक वैसी राशि जो इंडिपेंडेंट होती है, व्हिच कैन मेजर्ड एंड एक्सप्रेस, जिसे मापा जा सकता है इन देयर ओन टर्म, अपने ही पदों में, इज कॉल्ड कहलाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो उसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ तक सबसे पहले नोट कर लीजिए। और एग्जाम्पल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एग्जाम्पल में केवल 7 ही होंगे, ईटीसी लिखा गया क्योंकि इसमें जगह नहीं है, ठीक है। यहाँ 4 गो, ऊपर हम लिखा देंगे 7 को, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, ठीक है। चाहे इसे मिटा भी देते, ऊपर हम लिख देंगे एग्जाम्पल, ठीक। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर ली होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब एग्जाम्पल है ना इसका बचा है, वो हम लिखा देते हैं ऊपर, चाहे अभी तो इसमें कुछ बचा हुआ है, ठीक है। इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल, यानी कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि मूल भौतिक राशि की संख्या है जो 7 है, व्हिच आर गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है, व्हिच आर गिवन बिलो, व्हिच आर गिवन बिलो, गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है। तो कौन कौन है सो देख लीजिए, लिखिए मास, ठीक है, लेंथ, इलेक्ट्रिक करेंट, CURRENT है, ठीक है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर एक ही तरह, ठीक है। उसके बाद लिखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। उसके बाद लिखिए अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसे मिटा देते हैं, तो स्क्रीनशॉट कर लिए हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, सबस्टेंस कितना, 7 को पुर गया। एक मास, लेंथ 3 गो हुआ, 4 5 6 गो हुआ, एक और होगा मास, लेंथ, टाइम, टाइम नहीं लिखा है, ठीक है। और एक और हो जाएगा टाइम, यही 7 गो है, यही हम लिखाना चाह रहे थे एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में न लिखकर हम टॉपिक में ही लिख लेंगे, ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं। तो पैराग्राफ चेंज करके वहां से लिखेगा, तो देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है, व्हिच आर गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है। जो कहाँ के दिया गया है, नीचे दिया गया है। मास है, लेंथ है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को उष्मागत की ताप, एक ही तरह कहते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और टाइम है। तो आप कहिएगा सर जी केवल इंग्लिश बताए, हिंदी समझिए, हम लोग हिंदी से आए हैं। तो मास को कहते हैं द्रव्यमान, लेंथ को कहते हैं लंबाई, इलेक्ट्रिक करंट को कहते हैं विद्युत धारा, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को कहते हैं उष्मागत की ताप, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को कहते हैं पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को क्या कहते हैं, पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस हो जाता है मेरे पास, पदार्थ की क्या हो जाती है, मात्रा हो जाती है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कहते हैं ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को
क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितने फंडामेंटल। फिर से समझिए मूल भौतिक राशि कि द क्वांटिटी एक वैसी राशि व्हिच इज इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र होती है, व्हिच कैन मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन देयर ओन टर्म, जिसे मापा जा सकता अपने ही पदों में, दैट इज कॉल्ड कहलाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो वह क्या कहलाते हैं, मूल भौतिक राशि कहलाती है। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर गिवन बिलो मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस। यानी कि मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है, जिसमें क्या मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। यही 7 है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे कि ल्यूमिनस यहाँ तक लिख लीजिए, तो इसी की आवश्यकता पड़ेगी, यही मास, लेंथ, टाइम के डिराइव्ड के लिए। अब जब डिराइव्ड हम पढ़ाएंगे, अभी डिफिनीशन लिखाएंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है। यह तो लिख लिया यहाँ तक, फिजिकल खत्म। अब दूसरा लिखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल, इसको कहते हैं डिराइव्ड को व्युत्पन्न। आपके फिजिक्स वाले सर पढ़ाए होंगे, फिजिक्स तो अभी चालू भी नहीं, फिजिक्स वाले सर पढ़ाए होंगे कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड को कहते हैं व्युत्पन्न या फिर आधारी। ठीक है, आप कहेंगे सर लिखते नहीं है, केवल बोल देते हैं, व्युत्पन्न। ठीक है, व्युत्पन्न या फिर लिख सकते हैं आधारी। ठीक है, आधारी, आधारी। ठीक है, आधारी भौतिक राशि। ठीक है, व्युत्पन्न या आधारी भौतिक राशि। तो लिखिए द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज डिपेंडेंट, जो स्वतंत्र नहीं होती है, जो स्वतंत्र नहीं होती है, व्हिच कैन एक्सप्रेस एंड मेजर्ड in the term of fundamental physical quantity। ठीक है, terms of fundamental physical quantity। जिसे मूल भौतिक राशि के पद पर मापा जाता है। यह तो डिपेंडेंट होती है, यानी कि द फिजिकल क्वांटिटी एक वैसी भौतिक राशि व्हिच इज डिपेंडेंट, जो स्वतंत्र नहीं होती है, अर्थात डिपेंडेंट मीन्स निर्भर होना, किसी के गुलाम में होना। डिपेंडेंट स्वतंत्र नहीं होती है। व्हिच कैन एक्सप्रेस, कैन मीन्स सकना, एक्सप्रेस मीन्स व्याख्या करना, और मेजर्ड मीन्स मापना। तो व्हिच कैन एक्सप्रेस एंड मेजर्ड, जिसे मापा जा सकता है, व्याख्या किया जा सकता है इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टर्म मीन्स पद और इन मीन्स में, यानी कि मूल भौतिक राशि के पद में मापा जा सकता है। तो वह क्या कहलाता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिर समझिए कि द क्वांटिटी एक वैसी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि व्हिच इज डिपेंडेंट, यहाँ पे लिख लीजिएगा, डिपेंडेंट मीन्स निर्भर होना, डिपेंडेंट मीन्स निर्भर या गुलाम। ठीक है, निर्भर या गुलाम होना। ठीक है, निर्भर रहता है किसी के ऊपर। ठीक है, ये अपने आप में स्टेबल नहीं है। द क्वांटिटी एक वैसी राशि है व्हिच डिपेंडेंट, जो निर्भर रहती है, व्हिच कैन एक्सप्रेस, जिसे मापा जा सकता है, एंड मेजर्ड, और उसे मापा जा सकता है, व्याख्या किया जा सकता है इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि मूल भौतिक राशि के आधार पर उसे क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। तो वह क्या कहलाता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। That is called derived physical quantity। तो वह क्या कहलाती है, आधारी, यानी किसके ऊपर आधार पर, इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, लिख लीजिएगा ऊपर से, इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी
वही क्या कहलाता है, डिराइव। तो आप कहेगा सर इसका एग्जाम्पल बताइए, तो आप यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब हम इसका एग्जाम्पल, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बचा हुआ है, अब हम पढ़ाएंगे इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा वो सब हम पढ़ाते हैं और किस प्रकार इसको फंडामेंटल के टर्म पर मापते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर ली होइएगा स्क्रीनशॉट यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए, इसको ना मिटाया समझाने के लिए। आप कहिएगा सर कौन कौन होगा, तो एग्जाम्पल में लिखिए वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या कहते हैं, वेग हिंदी में। आपके 10वां वाले फिजिक्स वाले सर पढ़ाए होंगे, वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। ठीक है, विस्थापन बट्टा समय। तो विस्थापन के इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एक दूरी हो गई, विस्थापन छोटी दूरी को आपके सर जी पढ़ाएंगे विस्थापन कहते हैं, और बड़ी दूरी को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। छोटी लंबाई विस्थापन, बड़ी लंबाई डिस्टेंस। आप अगर इस पेन है, पेन को हम मापते हैं तो एक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, लेकिन आप जब यहाँ से लेकर आप जब अपने घर से लेकर मार्केट तक जाइएगा तो वह एक दूरी पर आप गए, कहिए कि 50 मीटर की हमने दूरी अभी तय की। ठीक है, वी कवर द 15 मीटर्स डिस्टेंस, हमने 50 मीटर की दूरी कवर की है, लेकिन यह क्या 10 सेंटीमीटर से क्या डिस्टेंस है, दूरी है, तो इसको क्या डिस्टेंस नहीं कहेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो आपके सर पढ़ाएंगे डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम, यानी कि विस्थापन भी तो दूरी है, लंबाई है, तो लंबाई के यूनिट क्या होता है, एम मीटर, और टाइम का होता है सेकेंड। तो आपके सर जी पढ़ाएंगे मीटर पर सेकेंड, पढ़ाए कि ना। लंबाई के यूनिट मीटर और समय का मात्रक सेकेंड आपके सर जी पढ़ाए होंगे। और 10वां के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि समय का मात्रक क्या होता है, सब बच्चे रटते हैं सेकेंड सेकेंड सेकेंड, तो हमने सेकेंड लिख दिया। और कुछ देर लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर 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 मीटर, तो वह मीटर, तो मीटर पर सेकेंड। तो क्या इसमें यह टाइम नहीं रहता अगर, तो इसको माप सकते थे, वेलोसिटी को कदापि नहीं, कभी भी नहीं आप माप सकते। क्यों, क्योंकि इसके सहायता से हम क्या किए, इसको माप लिए कि वेलोसिटी है। वेलोसिटी निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, तो किसकी सहायता लिए हम, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की सहायता लिए कि नहीं। टाइम एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है, पढ़ाए हैं 7 गो फिजिकल क्वांटिटी, मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, और क्या है, और हमारे पास क्या आ जाता है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये 7 गो होता है। तो टाइम भी क्या है, एक प्रकार की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट भी तो दूरी ही है, लंबाई ही है, तो लंबाई भी एक प्रकार का तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर ये दोनों फंडामेंटल नहीं रहता, अगर इसको नहीं कहते फंडामेंटल, तो कदापि माप नहीं सकते थे। तो इसीलिए परिभाषा में है कि द क्वांटिटी विच इज डिपेंडेंट, एक वैसी राशियां जो निर्भर करती है, और विच कैन एक्सप्रेस एंड मेजर्ड, जिसे माप सकते हैं इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के पद में माप सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कहलाती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो मीटर पर सेकेंड, है कि ना, विस्थापन है, अभी एक लंबाई है तो इसको मीटर, लंबाई के मात्रक होता है मीटर, समय के मात्रक सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। आप कहिएगा सर जी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि आप, जैसे कि यहाँ पे कोई भी बच्चे हैं, बहुत बच्चे पढ़ते हैं हमसे, तो कोई भी बच्चे, यानी कि हम मान लिया कि आपकी कार है, या आप जैसे कि कोई भी स्टूडेंट मैं ले लेता हूँ, ठीक है, वह क्या किया, अपने घर से बाजार तक गया। ठीक, बाजार तक, जैसे कि मैं ही मान लेता हूँ, मैं अपने घर से बाजार तक गया। ठीक, बाजार, मेरे घर से बाजार तक की दूरी है वह कितनी है, 40 मीटर है। कितना है, तो बाजार, घर से बाजार तक, घर से बाजार की दूरी देखिए, घर से बाजार की दूरी देखिए कितना है, 40 मीटर है। तो हम कहे हमने 10 मिनट में वह कवर किया। कितना मिनट में, 10 मिनट में हम बाजार पहुंच गए। कितना मिनट में, 10 मिनट में हम बाजार पहुंच गए। ठीक है, तो
आप कहिएगा सर जी अब कितना स्पीड से गए कि 10 मिनट में पहुंच गए। आप कभी कोई पूछते हैं ना, कोई लड़का से दोस्त है, ये आया सीतामढ़ी से, कहाँ से, कि कितना देर में आया, तो बोलता है 2 घंटा में आया। तो कब पूछते हैं कि कितना दूरी था, तो कहता है 800-900 किलोमीटर था। यानी कि उसी के आधार पर तुम दूरी निकाल सकते हो, उसका वेलोसिटी कितना के स्पीड से चला। यानी कि हम 40 मीटर गए, दूरी 40 मीटर गए और 10 मिनट में पहुंच गए। तो आप कहिएगा सर जी कितना के वेलोसिटी से, स्पीड से आप गए। तो देखिए, तो 40 मीटर एक दूरी है कि नहीं, तो दूरी को कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है, बट टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने कितना कवर किया, 40 मीटर, ठीक है। और कहिएगा सर जी टाइम अब कितना लिए, तो हम बोले कि 10 मिनट। तो आप कहिएगा सर आपका वेलोसिटी देखते हैं कितना है, तो 4, नहीं सर ये 4 मीटर पर सेकेंड से गए। यानी कि 1 सेकेंड में हम 4 मीटर की दूरी तय किए, ठीक है। 1 सेकेंड में 4 मीटर की आपने दूरी तय की, यही ना, 4 मीटर पर सेकेंड, पर मीन्स यूनिट, यानी कि 1 सेकेंड में आपने 4 मीटर की दूरी तय की। तो बिना इस टाइम के और डिस्टेंस के क्या हम अपनी वेलोसिटी माप सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि यह फंडामेंटल, इसीलिए ना कहते हैं कि डिराइव्ड फिजिकल जो क्वांटिटी है वह फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में व्यक्त की जाती है। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। द क्वांटिटी विच इज डिपेंडेंट, जो स्वतंत्र नहीं होती है, निर्भर होती है, विच कैन एक्सप्रेस एंड मेजर, जिसे माप सकते हैं इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि मूल भौतिक राशि के पदों में माप सकते हैं, उसी को डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यह तो समझ में आ गया कि कितना हमने दूरी तय किया और मेरा वेलोसिटी कितना निकला, 4 मीटर पर सेकेंड मेरा वेलोसिटी निकल गया। यही क्या कहलाता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है, ठीक है, द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी। तो आपको ये सर एगो वेलोसिटी होगा, स्पीड ना होगा, स्पीड होगा। स्पीड वाले फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे डिस्टेंस बट्टा टाइम, एक्सीलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, ठीक है, पावर होगा। उस 7 गो के अलावा जो भी दुनिया में देख रहे हैं वह सब डिराइव्ड होगा, ठीक है। फोर्स होगा, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, एरिया होगा, ठीक है, वॉल्यूम होगा, एरिया होगा, वर्क होगा, हीट होगा, वर्क होगा। उसके बाद लिखिए ईटीसी, बहुत हो गया। यानी कि उस 7 को के अलावा जो भी हम दुनिया में देख रहे हैं वह सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आ गया। तो अब समझ में आ गया कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा पूरा स्टेटमेंट कि द क्वांटिटी एक वैसी राशि विच डिपेंडेंट, जो निर्भर करती है, स्वतंत्र नहीं होती है, विच कैन एक्सप्रेस एंड मेजर्ड, जिसे माप सकते हैं इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि मूल भौतिक राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, तो उसी को डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यही इसका एग्जाम्पल है, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, पावर, फोर्स, प्रेशर, वॉल्यूम, एरिया, वर्क, यह सब क्या है, डिराइव्ड फिजिकल। आपके सर पढ़ाएंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टा टाइम, एक्सीलरेशन बराबर स्पीड बट्टा टाइम, रिटार्डेशन वेलोसिटी बट्टा टाइम, पावर को पढ़ाए होंगे क्या, पावर क्या है, ठीक है, पावर पी बराबर फोर्स बट्टा एरिया, पावर शक्ति है, ठीक है, पावर को वाट, प्रेशर, सॉरी पावर का अलग हो जाए, प्रेशर बराबर फोर्स बट्टा एरिया, या फोर्स को भी पढ़ाए होंगे सर जी कि फोर्स क्या है, ठीक है। तो फोर्स के सर जी आपके पढ़ाए होंगे, फोर्स बराबर बल बराबर होता है एम इंटू ए, मास गुना एक्सीलरेशन को सर जी बल पढ़ाए होंगे, ठीक है। ये फोर्स बराबर एम इंटू ए, वॉल्यूम के पढ़ाए होंगे एल क्यू, यानी कि लंबाई के एल गुना एल एल क्यू, एरिया के पढ़ाएंगे एल गुना एल स्क्वायर, यानी कि लंबाई के स्क्वायर, वर्क भी पढ़ा दिए होंगे। तो यह सब क्या है, एक डिराइव्ड फिजिकल। तो लंबाई इसमें क्या होगा, अगर एरिया कहेंगे सर जी, आप कहिए सर एरिया कैसे आप डिराइव्ड फिजिकल, तो एरिया को एल गुना एल लिखते हैं, यानी एल गुना एल। तो लंबाई है कि ना, एल माने लेंथ, तो लेंथ पर निर्भर है कि नहीं, एक को टर्म आ जाएगा, वो 7 गो में से देखते रहिएगा एकदम करी निगाहों से कि एक को टर्म आ जाएगा, वह डिराइव्ड कह दीजिएगा, ठीक है, सीधा डिराइव्ड है, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए होइएगा। अब आगे हम पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम आगे पढ़ाते हैं कि यूनिट क्या है। अब कहिएगा सर जी अब यूनिट हम किसको कहेंगे, तब हम यूनिट के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कर ली होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब लिखिए यूनिट क्या है।
ऊपर भी स्क्रीनशॉट कर लिए होगा, ठीक है। अब लिखिए यूनिट क्या है। अब लिखिए व्हाट इज यूनिट, इकाई किसे कहते हैं। लिखिए फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस एंड measured, physical quantity expressed and measured in a specific measurement which have a definite numerical value. Numerical value देखिए फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस एंड मेजर्ड इन स्पेसिफिक मेजरमेंट, यानी कि भौतिक राशि को एक्सप्रेस व्याख्या किया जाता है, मेजर मापा जा सकता है इन स्पेसिफिक मेजरमेंट एक विशेष मापन में। दैट स्पेसिफिक मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है। दैट स्पेसिफिक मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। दैट एंड व्हिच हैव न्यूमेरिकल वैल्यू, लिख लीजिएगा इसमें, एंड व्हिच हैव न्यूमेरिकल वैल्यू और यह संख्यात्मक मान रखता है, ठीक है। दैट स्पेसिफिक मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट, इज कॉल्ड यूनिट। वह क्या कहलाती है? यूनिट कहलाती है, इकाई कहलाती है। आपके सर पढ़ाए होंगे यूनिट क्या है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं जो सबसे बेस्ट होगा। देखिए द फिजिकल क्वांटिटी एक वैसी भौतिक राशि एक्सप्रेस एंड मेजर्ड जिसे व्याख्या किया जाता है, मापा जा सकता है इन स्पेसिफिक मेजरमेंट, विशेष, स्पेसिफिक मींस विशेष और मेजरमेंट मींस मापन। एक वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है विशेष स्पेसिफिक मेजरमेंट में और व्हिच हैव न्यूमेरिकल वैल्यू जो संख्यात्मक मान रखता है। दैट स्पेसिफिक मेजरमेंट, इस प्रकार के विशिष्ट मापन को ही यूनिट कहते हैं, इकाई कहते हैं। यूनिट के द्वारा किसी भी वस्तु को मापा जाता है कि वह क्या है, वह वस्तु, उस वस्तु का वेट कितना है, वो वस्तु का भार कितना है, ठीक है। उस वस्तु का भार कितना है, उस वस्तु की लंबाई कितनी है, ठीक है। यही यूनिट्स के बारे में कहलाता है कि द फिजिकल क्वांटिटी एक वैसी भौतिक राशि, देखिए यहाँ पे द फिजिकल क्वांटिटी एक वैसी भौतिक राशि एक्सप्रेस एंड मेजर जिसे व्याख्या किया जाता है, मापा जा सकता है इन स्पेसिफिक मेजरमेंट, यानी कि विशिष्ट मापन में उसे व्याख्या किया जाता है। एंड और व्हिच हैव न्यूमेरिकल वैल्यू जो एक संख्यात्मक मान भी रखता है। दैट स्पेसिफिक मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। इस प्रकार के स्पेसिफिक मेजरमेंट को ही, विशिष्ट मापन को ही यूनिट कहते हैं। आप कहिएगा सर जी एग्जाम्पल आप बताइए अब थोड़ा सा, तो ठीक देखिए हम बता रहे हैं एग्जाम्पल में देखिए 10 kg, ठीक kg, ठीक। तो यह क्या है? मास है। मास मीन्स द्रव्यमान या फिर भार, द्रव्यमान या फिर भार, ठीक है, भार। तो 10 क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू है कि नहीं है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और केजी एक यूनिट ही तो है भाई। यूनिट किसका है? तो यह क्या है? मास का एक यूनिट है। केजी क्या है? एक यूनिट ही तो है। तो वही कह रहा है द फिजिकल क्वांटिटी एक वैसी भौतिक राशि एक्सप्रेस एंड मेजर्ड जिसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, व्याख्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है इन स्पेसिफिक मेजरमेंट, यानी कि विशिष्ट मापन में। एंड व्हिच हैव न्यूमेरिकल वैल्यू जो संख्यात्मक मान रखता है। दैट स्पेसिफिक मेजरमेंट, इस प्रकार के विशिष्ट मापन को ही क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते
है। तो यह समझ में 10 केजी, केजी क्या है, एक यूनिट ही है। अगर कोई पूछेगा द्रव्यमान के यूनिट क्या है तो कहेंगे केजी। हम पढ़ाएंगे सब, केजी क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, सीजीएस क्या है, सब पढ़ाएंगे। तो द्रव्यमान का यूनिट केजी होता है, तो 10 केजी, 10 एक संख्यात्मक मान है, केजी क्या है, एक यूनिट है। यहाँ तक क्या होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम थोड़ा सा और वक्त लेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट, उसके बाद खत्म कर देंगे लेक्चर्स को। ठीक है, सबसे पहले यहां तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, यहां तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यूनिट के भी तो दो प्रकार होता है, वह भी पढ़ाते हैं। ठीक है, कर लिए होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब लिखिए टाइप ऑफ यूनिट, यूनिट के कितने प्रकार हैं। अब लिखिए टाइप ऑफ यूनिट, टाइप ऑफ यूनिट, यूनिट के प्रकार। ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा तो मेजरमेंट आपका बेस्ट होगा। और जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये यूट्यूब की दुनिया में सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट मेरा है, क्योंकि मैं सबसे अलग पढ़ाता हूँ। ये मेरी क्या सबसे बड़ी यही क्या एक मजबूती है। अब देखिए टाइप ऑफ यूनिट, लिखिए देयर आर टू टाइप ऑफ यूनिट, यूनिट के दो प्रकार हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ यूनिट, टू टाइप ऑफ यूनिट, यूनिट के दो प्रकार है। आप कहिएगा सर कौन कौन है, तो पहला लिखिए फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, इसको कहते हैं मूल, फंडामेंटल को मूल मात्रक कहते हैं। लिख लीजिएगा यहाँ पे मूल मात्रक। यूनिट को इंग्लिश में, हिंदी में हम इकाई या फिर मात्रक भी कहते हैं। दूसरा लिखिए डिराइव्ड, डिराइव्ड यूनिट, इसको लिखिएगा व्युत्पन्न या आधारी मात्रक, आधारी लिख लीजिए, आधारी मात्रक, या व्युत्पन्न भी लिखिएगा तब पर आधारी होगा, आधारी ना होगा। ठीक है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट लिख के 10 दीजिए। इसको कहते हैं मूल इकाई या मूल मात्रक। लिखिए फंडामेंटल यूनिट क्या है, लिखिए सबसे पहले द यूनिट, या लिखिए फंडामेंटल यूनिट इज द, फंडामेंटल यूनिट इज द, फंडामेंटल इज द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल, यानी कि फंडामेंटल यूनिट इज द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मूल जो मात्रक है यह मूल भौतिक राशि की इकाई है, मात्रक है। मूल मात्रक मूल भौतिक राशि की ही मात्रक है, तो वही कह रहा फंडामेंटल यूनिट इज द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लिखिए इसी में, इट इज नॉट डिपेंड ऑन एनी यूनिट, ऑन एनी यूनिट, या किसी भी इकाई पर क्या होता है, निर्भर नहीं होता है। तो आप कहेगा सर जी एग्जाम्पल, तो वही 7 एग्जाम्पल इसमें भी लिख देना है, लेकिन इसका यूनिट लिखना है तो वही एग्जाम्पल लिख लीजिए। मास के लिख लीजिएगा केजी, ठीक है। लेंथ के लिख लीजिएगा मीटर, लेंथ के यूनिट मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद लिखिए टाइम के लिख लीजिएगा सेकेंड, एस सीधा सेकेंड। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के आई जाइए, इलेक्ट्रिक करंट के लिख लीजिएगा आई या फिर ए, इसका मात्रक होता है। हम आगे सब पढ़ाएंगे, ऐसा यूनिट जब भी हम चालू करेंगे तो वह सब पढ़ा देंगे, आई या ए, ठीक है। उसके बाद लिखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी के, यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद लिखिए पहले अमाउंट ऑफ सबस्टांस के, अमाउंट ऑफ सबस्टांस के मोल होता है यूनिट, ठीक है, MOLE मोल, मोल। उसके बाद लिखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला कहते हैं, CD। क्या वो पूरा 1 2 3 4 5 6 होगा पूरा। एक और होगा थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ठीक है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को सीधा TMP लिख देते हैं। आप लिखिए TMPE RATURE, सीधा टेम्परेचर को सीधा केल्विन कहते हैं। तो यही यूनिट है जो इंडिपेंडेंट है। आपको कोई पूछेगा मास के यूनिट क्या है, कहेंगे केजी है भाई। मीटर के क्या है, मीटर लेंथ के क्या है, मीटर है। टाइम के सेकेंड है। इलेक्ट्रिक करंट के I या A, एम्पियर, ठीक है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के मोल है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के कैंडला है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के केल्विन है, ठीक है। तो यही सबका क्या है, यूनिट है। तो कोई पूछेगा टाइप ऑफ यूनिट, यूनिट के कितने प्रकार है, तो कहेंगे 2 प्रकार है। तो पूछेगा कौन कौन है, तो कहेंगे फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। तो पूछेगा फंडामेंटल यूनिट क्या, मूल मात्रक क्या है, तो कहेंगे फंडामेंटल यूनिट इज द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल यूनिट एक इकाई है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की, मूल भौतिक राशि की इकाई है, वह क्या फंडामेंटल यूनिट्स है। व्हिच इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी यूनिट, यह किसी भी इकाई पर निर्भर नहीं करता है, किसी भी मात्रक पर। तो कहेगा अच्छा चलो कौन कौन है जो किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो कहेंगे मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन है। यहाँ तक तो पूरी समझ में आप आ गए होंगे आपको। अब दूसरा हम पर आएंगे डिराइव्ड यूनिट, आधारी मात्रा क्या है। तुरंत इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। अब लिखिए डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। अब लिखिए दूसरा डिराइव्ड यूनिट, ये ना डिराइव्ड यूनिट ऊपर से लिखते हैं, ठीक है। लिखिए डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, इसको आधारी मात्रा कहते हैं। लिखिए डिराइव्ड यूनिट इज द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड यूनिट इज द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। लिखिए इट इज डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट, मेंटल यूनिट। अब अगर आप पूछेगा कि सर जी यह क्यों निर्भर होता है, क्योंकि इसका जो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका वंशज ही क्या हो, किसी के गुलाम रहा हो, उनके आने वाले पीढ़ी भी तो किसी के गुलाम होंगे कि ना होंगे। उसी प्रकार है इसके जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इनके वंशज है, और ये यूनिट है इनके क्या है, शाखा है, ब्रांच है। तो यह भी क्या होता है, किसी दूसरे पर ही बेचारे निर्भर होते हैं। तो वही कहलाता है द डिराइव्ड यूनिट इज द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि आधारी जो मात्रक है या व्युत्पन्न जो मात्रक है या व्युत्पन्न भौतिक राशि का ही मात्रक है। इट इज डिपेंडेंट, यह निर्भर होता है ऑन फंडामेंटल यूनिट, भौतिक मूल भौतिक राशि पर। आप कहिएगा सर एग्जाम्पल बताइए, चलिए तो हम कहेंगे चलिए देखिए आप वेलोसिटी का, तो आप कहिएगा सर वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी तो एक प्रकार की दूरी है, विस्थापन है, तो लेंथ होगा कितना। अगर इतना दूर है तो स्पेन का भी तो कुछ लेंथ तो होगा। स्पेन का लिखा होगा 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर क्या है लेंथ है, इस पर लिखा रहता है 10-15 सेंटीमीटर। यानी कि अगर फिर वेलोसिटी तो लेंथ है तो लेंथ का यूनिट मीटर अभी बनाए हैं, और देखिए टाइम के सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पर सेकेंड को इस प्रकार लिखते हैं, या फिर आप मीटर पर सेकेंड भी पढ़ सकते हैं।
दूसरा स्पीड है, ठीक है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो आप कहिएगा सर जी दोनों एक ही चीज है, लेकिन आप गड़बड़ पढ़ाते हैं। तो देखिए वेलोसिटी या एक कम दूरी होगी तो वेलोसिटी, लेकिन आप गाड़ी पर देखते हैं कि इतना वेलोसिटी से लिखी रहती नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ी पर देखते होइएगा परिवहन पर कि उस पर लिखा रहता है कि 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर। इस प्रकार यानी कि 1 घंटा में 40 किलोमीटर वह दूरी तय करती है। तो दूरी एक लंबी मात्रा का है कि ना, दूरी लंबी होती है। लेकिन कभी कभी देखते हैं किसी भी गाड़ी पर कि 40 किलोमीटर यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी लिख रहे हैं कभी कभी गाड़ी पर। कोई भी गाड़ी पर नहीं दिखते हुएगा कि वेलोसिटी लिखा हो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक छोटी इकाई है, लेकिन स्पीड एक बड़ी इकाई है, ठीक है। तो इसीलिए गाड़ी सब पर लिखी हुई रहती है कि 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड, यही लिखे। वेलोसिटी कभी आप किसी पर नहीं देखते हुएगा। क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम और स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड का भी डिस्टेंस भी तो क्या एक दूरी है, बशर्ते यह एक लंबी दूरी है। फिर टाइम का यूनिट सेकेंड, तो फिर लिखेंगे इसका मीटर पर सेकेंड। इसमें भी देखिए, अब देखिए आप कहिएगा सर जी कहाँ डिपेंडेंट है। तो देखिए मीटर लेंथ पर है कि नहीं निर्भर, और टाइम सेकेंड पर है कि नहीं निर्भर। यानी कि एक वैसी राशि जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर हो तो उसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एक वैसी मात्रक जो मूल मात्रक पर आधारित हो तो उसको आधारी मात्रक। मीटर और सेकंड दोनों ही तो मूल मात्रक है, तब तो इसका मीटर पर सेकंड वेलोसिटी निकला। ये निर्भर है कि नहीं है? निर्भर है। अब कहिए सर जी आपको दुइये को याद है जनते, तीसरा आपको नहीं याद है? हाय बाबू एसिलेशन है। इस रिलेशन के आपके सर जी पढ़ाए होंगे त्वरण, इसको पढ़ाए होंगे स्पीड बटा टाइम, ठीक है, स्पीड बटा टाइम। स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अभी निकाल दिए हैं यूनिट, यह सब यूनिट है, ठीक है, यह सब यूनिट है, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। यूनिट किस प्रकार निकालते? यूनिट है मीटर पर सेकेंड, एक यूनिट है किसका? इस रिलेशन का, त्वरण का। और देखिए और सेकेंड का कितना होगा, फिर टाइम का सेकेंड होगा। अब कहिएगा सर जी केकरो ऊपर पावर नहीं तो जरूर 1 होगा। अब देखिए इसका मीटर पर सेकेंड गुना पर सेकेंड, गुना में पावर जुटता है तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके सर जी पढ़ाए होंगे त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यूनिट कितना आया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको कहते हैं, ठीक है। त्वरण के मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आप पढ़ लिए कि डिराइव्ड यूनिट क्या है। तो डिराइव्ड यूनिट इज द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यह एक डिराइव्ड फिजिकल आधारित भौतिक राशि की क्या है? इकाई है। आधारित भौतिक राशि की क्या है? इकाई है। डिराइव्ड यूनिट इज द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यह एक आधारित भौतिक राशि की क्या है? इकाई है। आधारित भौतिक राशि की इकाई है। इट इज डिपेंड्स, यह निर्भर करती है ऑन फंडामेंटल यूनिट, यह मूल मात्रक पर निर्भर करती है। तो आपको सब समझ आ दिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है यानी कि वह भी मूल मात्रक है, और टाइम सेकेंड यह भी मूल मात्रक है। तो निर्भर की कि नहीं की? तो की मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, उसके बाद हम पढ़ा रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। स्क्रीनशॉट कर लिए? ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है। मात्रकों की इकाई, सिस्टम पद्धति, मात्रकों की पद्धति, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट आप कहिएगा सर सिस्टम ऑफ यूनिट का लाइक पढ़ा रहे हैं, तो उसी से हम एसआई और सीजीएस किस प्रकार निकालेंगे उसी से हम क्या करेंगे? निकाल देंगे, ठीक है। अब लिखिए सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रकों की पद्धति, एक हिंदी में कहते हैं मात्रकों की पद्धति। लिखिए देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट। देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट। 3 सिस्टम ऑफ यूनिट।
मात्रकों की 3 इकाई है। आप कहिएगा सर कौन कौन है? देर आर थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो आप कहिएगा सर कौन कौन है? तो पहला लिखिए फुट पाउंड सेकेंड, पहला लिखिए फुट FPS, FPS ब्रैकेट में लिख लीजिए फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। दूसरा लिखिए CGS, CGS इसको कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ग्राम सेकेंड। तीसरा आ जाता है मेरे पास MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब आप कहिएगा सर जी मीटर किलोग्राम सेकेंड, पहला को कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड। अब कहिएगा सर जी सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रकों की इकाई, मात्रकों की पद्धति क्या है? तो देखो बाबू इसमें सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि किस प्रकार का सिस्टम है, पद्धति है, अरेंजमेंट है यूनिट का, इकाई का। जैसे कि किलोग्राम है, तो किलोग्राम के कई सिस्टम है। अगर इसको हम CGS में लिखेंगे तो ग्राम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? CGS SI से छोटा आता है CGS। तो अब MKS मीटर किलोग्राम जो सेकेंड है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसको 1971 ईस्वी में वेट एंड मेजरमेंट इंस्टीट्यूट ने नाम ही बदल दिया और ऐसा यूनिट रख दिया गया, ठीक है। तो लिखिए कॉन्फ्रेंस 1971 वेट एंड मेजर इंस्टीट्यूट, convert the name, नाम बदल दिया, नेम ऑफ MKS इंटू SI, यानी कि 1971 ईस्वी में कॉन्फ्रेंस यानी कि सर्व सम्मेलन 1971 कॉन्फ्रेंस 1971 ईस्वी के सर्व सम्मेलन में, कॉन्फ्रेंस 1971 ईस्वी के सर्व सम्मेलन में वेट एंड मेजर इंस्टीट्यूट, एक वेट यानी मापन और मेजर मीन्स वेट मीन्स भार और मेजर मीन्स मापन, द्रव्यमान और मापन एक संस्था है, उन्होंने कन्वर्ट किया, बदला नेम ऑफ MKS का नाम बदल दिया इनटू SI में। SI में क्या बदल दिया? उसका नाम बदल दिया। SI को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, वो अभी हम पढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या कहते हैं? SI कहते हैं। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ा रहेंगे सबसे पहले कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या, उसके बाद मेरा ये लेक्चर खत्म। अगले लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार हम मापते हैं किसी भी वस्तु को, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लिए होइएगा। अब लिखिए कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या MKS तीसरा का, ठीक है। अब लिखिए व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये VVI क्वेश्चन है, VVI ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन के लेवल के भी विद्यार्थी के लिए है, ठीक है। व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय इकाई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं SI, ठीक है। SI इसका शॉर्ट नेम है SI, ठीक है। यहाँ पे लिखिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ शॉर्ट
शॉर्ट नेम एस आई, एस आई, ठीक है, एस आई है इसका शॉर्ट नेम। एक्चुअली वास्तव में एस आई इज या एस आई नेम इज डेवलप या प्रोड्यूस लिखिए, ठीक है। फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच नेम, ठीक है, फ्रेंच नेम ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, इंटरनेशनल डी यूनिट। ये फ्रेंच का नाम है, फ्रांस का, ठीक है। इसका नाम है ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, ठीक है। इसका नाम ही है, देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ द शॉर्ट नेम इज एस आई, यानी कि अंतरराष्ट्रीय इकाई, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय इकाई का जो शॉर्ट नाम है, सूक्ष्म नाम है, एस आई नाम है, एस आई, ठीक है। एक्चुअली वास्तव में एस आई नेम इज प्रोड्यूस्ड, एस आई नाम की उत्पत्ति हुई फ्रेंच नेम ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, ठीक है, फ्रॉम फ्रेंच नेम, फ्रांस की एक नाम था, ठीक है, फ्रेंच नेम ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। कभी कभी पूछा जाता है या कंपटीशन के एग्जाम में कि ऐसा यूनिट की उत्पत्ति किससे हुई, तो यही ऑप्शन आता है, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। बच्चे घबरा कर सीधा मारते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या फिर कुछ भी मार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने थ्योरी पूरा नहीं पढ़ी, और जहां भी वो जीएस पढ़े, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़े, उनको डिटेल में नहीं पढ़ाया गया। कभी भी पढ़िए तो डिटेल में पढ़िए, जितना ज्यादा आप डिटेल में पढ़िएगा, नॉलेज आपको ज्यादा होंगे, सिलेक्शन आपका ही होगा। नॉलेज सबसे बड़ी क्या है, चीज है। तो आप 11th में हो या 12th में मन लगा कर पढ़िए, जिस टीचर से पढ़ते हो उससे पूरा डिटेल में पढ़िए, पूरे थ्योरी को याद कीजिए। तो सबसे पढ़िए, समझिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ शॉर्ट नेम इज एस आई, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय इकाई का शॉर्ट नेम है, सूक्ष्म नेम एस आई है। एक्चुअली वास्तव में एस आई नेम इज प्रोड्यूस्ड, एस आई नाम की उत्पत्ति हुई फ्रॉम द फ्रेंच नेम ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, ठीक है। ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट से किसका, एसआई नाम की उत्पत्ति हुई। व्हिच मीन्स, जिसका अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है व्हिच मीन्स, ठीक है, व्हिच मीन्स जिसका अर्थ होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, व्हिच मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसका अर्थ होता है, यानी कि ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट का जो अर्थ है, व्हिच मीन्स जिसका मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय इकाई, ठीक है। अब लिखिए, इन 1960 ईस्वी में, इन 1916 ऑफ 11 कॉन्फ्रेंस generally in 1916 of 11 कॉन्फ्रेंस, 11वें संस्करण, ठीक है, 11वें संस्करण, 11 कॉन्फ्रेंस, 11वें संस्करण। In 1916 of 11 conference generally poised it measure, it है वेट, इसको इट ना पढ़िएगा, वेट पढ़िएगा, इट मीजर, यानी कि 1916 ऑफ 11 कॉन्फ्रेंस जनरली डिज पॉइज इट मीजर एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्ट द एसआई यूनिट, एक्सेप्ट द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, यानी कि इन 1960 ईस्वी ऑफ 11 कॉन्फ्रेंस, 1960 ईस्वी के 11वें कॉन्फ्रेंस सर्व सम्मेलन में जनरली डिज पॉइज एट मीजर, यानी कि सीजीपीएम, इसका सीजीपी और एम, इसका जो शुद्ध नाम होता है सीजीपीएम, यानी कि 1916 ऑफ कॉन्फ्रेंस जनरली डिज पॉइज एट मीजर एक्सेप्ट, यानी कि सीजीपीएम ने एक्सेप्ट किया द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट को क्या किया, एक्सेप्ट किया, एसआई यूनिट को क्या किया, एक्सेप्ट किया। इट इज बेस्ड ऑन, ये निर्भर होता है,
7 फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज बेस्ड ऑन, ये निर्भर होता है 7 फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट फ्रॉम विच ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट इज ऑब्टेन। ठीक है, फ्रॉम विच जिसे किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को प्राप्त किया जा सकता है। तो इतना आप अगर पढ़ लीजिए, एग्जाम में लिख लीजिएगा, तो आपके लिए सब इतना पढ़कर आप नॉलेज भी प्राप्त कर लिए, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दिया। और क्वेश्चन कहीं से भी पूछे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, एक भी क्वेश्चन का अभी तक जो हिम्मत नहीं है जो इस थ्योरी से बाहर निकल जाए। क्योंकि कितना भी पेरेगा एग्जाम क्वेश्चन सेटर, तब पर भी वह क्या करेगा, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं निकला। क्यों? वह यही क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट किससे उत्पत्ति हुआ, तो ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, या फिर पूछेगा फ्रांस के किस भाषा से ऐसा यूनिट की उत्पत्ति हुई, तो यह भी होगा ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। अच्छा, अब तो वह पकड़ा गया। अब कहेगा कब इसका क्या हो गया, इसके एक्सेप्ट किया गया, तो 1960 ईस्वी में इसको एक्सेप्ट किया गया। कितने संस्करण में, तो 11वें कॉन्फ्रेंस, 11वें सर्व सम्मेलन में सीजीपीएम इसका शॉर्ट नाम है, कॉन्फ्रेंस जनरल डिज वाइज एट मीजर का जो शॉर्ट नाम है, सीजीपीएम ने एक्सेप्ट किया 11वें संस्करण में। तो फिर से समझिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ शॉर्ट नेम इज एसआई, मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय यूनिट का जो सूक्ष्म नाम एसआई है। एक्चुअली वास्तव में एसआई नेम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फ्रेंच नेम ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। वास्तव में एसआई यूनिट की उत्पत्ति फ्रांस के ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट के नाम से ली गई है, व्हिच मींस, जिसका अर्थ होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट का जो अर्थ होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इन 1916 ऑफ 11 कॉन्फ्रेंस, यानी कि 1960 के 11वें संस्करण में कॉन्फ्रेंस जनरली डिवाइडेड मीजर, यानी कि सीजीपीएम के 11वें संस्करण ने ऐसा यूनिट को क्या किया, एक्सेप्ट किया। इट इज बेस्ड ऑन, यह निर्भर होता है 7 फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट, यह 7 मूल मात्रक पर निर्भर होता है, फ्रॉम विच ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट इज ऑब्टेन, जिसे सभी सिस्टम ऑफ यूनिट प्राप्त किए जाते हैं। तो आप कहेगा सर 7 फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट कौन है, आपको अभी पढ़ा है, मास है, लेंथ है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टांस है। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम इससे आगे पढ़ा रहे हैं कि कौन कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट और किस प्रकार उसको अरेंज किया गया है और किसका क्या ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, ये सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब मात्र 10 मिनट की क्लास बची हुई है बस, उसके बाद लेक्चर खत्म। कर लिए हुएगा स्क्रीनशॉट। ठीक, अब पहले लिखिए कि यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लिए हुएगा। ठीक है, अब यहाँ पे केवल टॉपिक अलग लिख देना, 7 फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट, और एक बॉक्स डायग्राम क्या करना, बना देना। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए टॉपिक अलग है। सेवन फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट, 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट 7 को फंडामेंटल यूनिट। देखिए यहाँ पे 7 को क्या करेंगे, इसमें पूरी तरह अरेंज हो जाएंगे। ठीक, पहला लिखिए 7 फंडामेंटल यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट में। यह याद कर लीजिएगा, काफी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ लिखिएगा फंडामेंटल यूनिट, लिखिए यहाँ फंडामेंटल यूनिट, मेंटल यूनिट। ठीक है,
इसको कहते हैं मूल मात्रक, फंडामेंटल। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा नेम ऑफ द क्वांटिटी या सिंबल ऑफ क्वांटिटी, सिंबल ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का सिंबल। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा नेम ऑफ एसआई यूनिट, नेम ऑफ एसआई यूनिट, नेम ऑफ एसआई यूनिट। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते जाइए, केवल 7 गो ना, 7 फंडामेंटल 7 को खन्ना केवल बना देना। 1 2 3 4 5 6 और 7 है। ठीक है, पहला लिखिए लेंथ, पहला मास लिखिए। ठीक है, मास है। दूसरा लेंथ लिखिए, तीसरा लिखिए तीसरा लिखिए मास लेंथ टाइम, चौथा लिखिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट काला पेन से लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिए इलेक्ट्रिक करंट के बाद थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है। ठीक है, THER थर्मो DAYNAMIC थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद लिखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 1 2 3 4 5, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और उसके बाद लिख लीजिए अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ से तो ठीक है, केवल इसको चेंज कर देना, इसका पोजीशन अलग कर देना। ठीक है, हो गया। सिंबल क्या होगा? मास का सिंबल होगा वह सिंबल ऑफ द क्वांटिटी। मास के M होता है सिंबल, लेंथ का L होता है, टाइम के T होता है, इलेक्ट्रिक करंट के I भी लिख सकते हैं या A भी लिख सकते हैं। ज़्यादा बेटर होगा कि आप A लिखिए। ठीक है, ज़्यादा बेटर A होगा। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के केल्विन होता है तो इसको K लिखिए। ठीक है, क्या लिखिए? K लिखिए, या इसको टेम्परेचर, सॉरी इसको टेम्परेचर है तभी T लिखिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को लिखिए IA। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को लिखिए IB। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को IB और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के N को मोल कहते हैं। अब नेम ऑफ यूनिट, M का मान कि मास है तो kg होगा, kg इसका मास लिख दीजिए, यानी फिर kg। क्या लिखेंगे उसको? kg या किलोग्राम। नेम पूरा फुल नेम लिखेंगे तो किलोग्राम, किलो यहाँ पे पहले लिख देते हैं kg। लेंथ है तो इसका मीटर होता है। कोई कहेगा लंबाई, लंबाई के ऐसा यूनिट क्या है तो लिखेंगे यहाँ सिंबल ऑफ ऐसा यूनिट मीटर। टाइम के ऐसा यूनिट क्या है तो टाइम के ऐसा यूनिट भी हो जाएगा सेकेंड ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के ऐसा यूनिट क्या है तो एम्पियर ही है। इसमें थोड़ा शॉर्ट अगर हम कर देते तो एक चीज और हमें क्या कर जाता, अरेंज हो जाता। इसमें थोड़ा और शॉर्ट करते ताकि CGS भी क्या कर जाए, अट जाए, मेरा CGS भी अट जाए पूरी तरह। ठीक है, थोड़ा इसको शॉर्ट कर दीजिए और इसमें CGS भी मेरा आसानी से अब अरेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंबल है, अब यहाँ पे CGS भी आसानी से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब CGS भी यहाँ पे लिख लीजिएगा नेम ऑफ ऐसा यूनिट, केवल लिख लीजिए नेम ऑफ
एसआई यूनिट, ठीक है। और यहाँ लिख दीजिए सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। और यहाँ पे लिख दीजिए सिंबल ऑफ सीजीएस यूनिट, सिंबल ऑफ सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट का सिंबल, ठीक है। अब क्या होगा, पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ठीक, देखिए नेम इसका मास होता है, पहले सिंबल देखिए, इसका मास होता है तो इसका केजी होता है। कोई कहेगा मास के ऐसा यूनिट क्या है तो कहेंगे केजी है। लेंथ के ऐसा यूनिट क्या है तो मीटर है, ठीक है। टाइम के ऐसा यूनिट क्या है सेकेंड है। इलेक्ट्रिक करंट के ऐसा यूनिट क्या है तो एम्पियर है, आई आए तो एम्पियर ही लिख देते हैं। थर्मोडायनामिक का केल्विन होता है, ठीक है, केल्विन, सीधा केल्विन, ठीक है। उसके बाद देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कहते हैं सीडी, कैंडेला, ठीक है। सीडी क्या कहते हैं, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सबस्टांस को कहते हैं मोल, सीधा क्या कहते हैं, मोल, MOLE, मोल, ठीक है। तो अब देखिए इसका मास है तो केजी, तो किलोग्राम लिखिए आप। नेम ऑफ ऐसा यूनिट इसको कहते हैं किलोग्राम, किलोग्राम। एक कहते हैं मीटर, एम है तो मीटर, इसका कहते हैं सेकेंड, इसको एम्पियर, एको के इसको कहते हैं केल्विन, इसको कैंडेला, और इसको कहते हैं मोल के मोले कहते हैं, ठीक है। मोल को क्या कहते हैं, मोल ही कहते हैं। सिंबल इसका MOL या LE भी दे सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए या L ज्यादा बेटर होता है सीधा मोल लिखने पर, ठीक है, सीधा मोल लिखने पर। अब इसका CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पर आया, एगो MKS, एगो FPS, एगो CGS। तो CGS में कोई कहेगा मास के CGS यूनिट क्या होता है तो ग्राम लिखिएगा, क्या लिखिएगा, GM, ग्राम लिखिएगा, ठीक है। इसका मीटर था सेंटीमीटर, सेकेंड के सेकेंडे रह जाता है, एम्पियर के एम्पियर, बाकी कोई नहीं चेंज होता। केल्विन रह जाएगा, कैंडला रह जाएगा, और मोल के मोले रह जाएगा। अब यहाँ तक आपको पूरा 7 गो यूनिट, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 गो यूनिट, यानी कि 7 फंडामेंटल ऑफ 7 फंडामेंटल ऐसा यूनिट। 7 गो मूल मात्रा कौन कौन है वह सब क्या हो गया आपके पूरा 7 फंडामेंटल सिस्टम ऐसा यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो पहला क्या है, कोई पूछेगा मास का ऐसा यूनिट क्या है तो कहेंगे केजी है। कहेगा सीजीएस यूनिट क्या है तो ग्राम है। कोई कहेगा लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है तो मीटर है। अच्छा सीजीएस क्या है तो सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई कहेगा टाइम के ऐसा यूनिट क्या है तो सेकेंड है, ठीक है, टाइम के ऐसा यूनिट सेकेंड है, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट के ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट तो एम्पियर है। अच्छा इसका सीजीएस बताओ, वह भी एम्पियर होगा। यहाँ पे देखो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, उष्मागत की ताप का ऐसा यूनिट क्या है तो कहेंगे केल्विन है। तो कहेगा सीजीएस क्या है, वह भी केल्विन है, ठीक। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कहेगा ऐसा यूनिट क्या है तो कैंडला, वह भी कैंडला। अमाउंट ऑफ सबस्टांस का ऐसा यूनिट पूछ देता मोल है, और उसका भी क्या है मोल ही है, सीजीएस भी। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और 2-4 जो यूनिट है उसको हम प्रैक्टिस करवा देते हैं, किस प्रकार आप समझ जाइएगा यूनिट बनाना, ठीक है। लिख लिए होइएगा यहाँ तक, ठीक है। अब हम कुछ यूनिट बनाना आपको क्या कर देते हैं, सिखा देते हैं, तब आपको क्या हो जाएगा, छुट्टी हो जाएंगे। अब देखिए कुछ यूनिट बनाना, आप कहेंगे सर जी तनका यूनिट बनाना हमको सिखा दीजिए। तो देखिए वेलोसिटी, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट इस प्रकार यूनिट हम लिख देंगे, ठीक है। यूनिट आपको दिया रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वह मीटर होता है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट एक लंबाई है, तो लंबाई के यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट मीटर है, तो कहेंगे ऐसा यूनिट में बताना है, ऐसा यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा यूनिट मीटर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट इसका आ गया
मीटर पर सेकेंड। तो अच्छा पूछेगा सीजीएस क्या होगा, सीजीएस तो देखिए सीजीएस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। मीटर के सीजीएस होगा वह सेंटीमीटर होगा, ठीक है। मीटर के सीजीएस होता है वह सेंटीमीटर होता है, ठीक है। मीटर के क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, और सेकेंड के सेकेंड होता है, ठीक है। यह सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद एसिलेशन का आ जाएगा, एसिलेशन का। तो एसिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी बट्टा टाइम, वेलोसिटी बट्टा टाइम। तो अब देखिए वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अभी निकाले हैं यहाँ मीटर पर सेकेंड बट्टा सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ ऐसा यूनिट इसका क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप कहेंगे सीजीएस क्या होगा, तो सीजीएस में लंबाई के यूनिट लिखेंगे। तो लंबाई के यूनिट दिया हुआ है मेरे पास, सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे उतना दूर नहीं जाएंगे, यहीं पे लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड बट्टा सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए सीजीएस दिया हुआ सेंटीमीटर, मीटर के सेंटीमीटर होगा पर सेकेंड स्क्वायर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। कि अगर आपको टेबल याद रहेगा आप कोई भी यूनिट बना सकते हैं। तो आज के क्लास में सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ाते हैं आगे का लेक्चर क्या है। तो आज के क्लास यही तक दोस्तों, और आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये तो पहली प्राथमिकता है, यह प्रेसिडेंसी है कि आपको सबसे पहले यह बात पूरी समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार हमने पढ़ा और पूरी चीज को पढ़ा। दूसरी यह प्राथमिकता है कि आपको अगर जो भी बात समझ में ना आए वह आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया, कोई कंफ्यूजन हो आप हमसे शेयर कीजिए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। आज के क्लास में इतना ही दोस्त, जय हिंद जय भारत।